Hi guys, welcome back to our channel I Study 2.0 and today we have a brief discussion about the Union Legislature. Firstly, we have talked about why does the Parliament of India have two houses? जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसके पास क्यों दो हाउसेस हैं? तो इसके जो रीज़न के पीछे एक रीज़न है, हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन बोल सकते हो आप इसको, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, जो हमारे जब ब्रिटिश का कंट्रोल था हमारे ऊपर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 स्टैब्लिश बाई कैमरल लेजिस्लेचर, तो उस टाइम पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्टैब्लिश किया था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विच वॉज अ फर्दर कन्फर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो वो 35 में भी कन्फर्मेशन मिल गया था उसको। अब बात करते हैं द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश दिस सिस्टम बिकॉज ऑफ टू रीजन। हमने क्यों, हमारे जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने क्यों सोचा कि हमें ये ही कंटिन्यू करना चाहिए? इसके पीछे के दो रीजन थे कि भाई हम एक तो फ्री हुए थे तुरंत, मतलब इंडिपेंडेंस मिली, तो उस टाइम पे इंडियंस जो थे नीडेड अ फेडरल सिस्टम, हमें फेडरल सिस्टम चाहिए था क्योंकि हम उससे फेमिलियर भी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे। और दूसरा इसके पीछे का एक रीज़न भी है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था और वो पहले से ही इंस्टीट्यूशन को जानता था, और दूसरा हमें फेडरल सिस्टम चाहिए, तो इसलिए हमने ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। अब पढ़ते हैं हम। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज अ बाइकैमरल इन नेचर विच मीन्स हैविंग टू हाउसेज। फर्स्ट, लोअर हाउस इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा। अपर हाउस इज कॉल्ड एज अ काउंसिल ऑफ स्टेट और राज्यसभा। नाउ वी हैव टॉक अबाउट द कंपोजिशन, कि इनका जो कंपोजिशन है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो कंपोजिशन की बात करें तो राज्यसभा के कंपोजिशन को हम डिस्कस करते हैं। तो अंडर आर्टिकल 80 द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा इज डिफाइंड। द मैक्सिमम मेंबर्स इज 250, members elected from the state and union territories 238, and out of 238 229 members from the state and members from the union territories 9, and members nominated by the president is the in the field of literature, science, art and social services etc is 12। तो जो है ये फिक्स्ड है अंडर आर्टिकल 80 कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात करते हैं कि एट प्रेजेंट जो कंपोजिशन है राज्यसभा का वो क्या है। तो एट प्रेजेंट इसका जो कंपोजिशन है वो 245 है। तो जो 229 मेंबर्स हैं वो स्टेट से आते हैं, 4 मेंबर फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज हैं यहाँ पर, और जो 12 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की। तो जो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा है वो हमारा आर्टिकल 81 में डिफाइन है, जिसमें मैक्सिमम मेंबर्स है 552, एंड आउट ऑफ 552 elected members from the state and union territories 550, and out of 550 530 members directly elected from the state and 20 members comes from the union territories, and members nominated by the Anglo-Indian community by the president is 2। तो जो भी ये कंपोजिशन है वो लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, जिसमें हम लोग वोट्स डालते हैं इस लोकसभा कंपोजिशन में। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, जो इसका कंपोजिशन है वो किस बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। तो स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड की जाती हैं। जिस भी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उसकी सीट्स लोकसभा में ज़्यादा होती हैं, उसको जो सीट्स अलॉट होती हैं। तो जैसे कि यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश में 80 मेंबर्स जो हैं वो यूपी से होते हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं राजस्थान से 25 मेंबर्स हैं लोकसभा में। और जैसे कि और भी स्टेट की बात करें तो कंपोजिशन, जैसे बिहार का कंपोजिशन पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ 40 सीट्स अलॉट हैं। 42 फ्रॉम आंध्रा से थी, अब तो जो मतलब डिवीज़न हो चुका है तेलंगाना और आंध्रा का, तो अब सीट्स उसके हिसाब से उनको अलॉट की जाएंगी। त्रिपुरा से 2 हैं। और जैसे जिस स्टेट का कंपोजिशन पॉपुलेशन साइज छोटा होता है उसको उस तरीके की सीट्स अलॉट होती है। जैसे मिजोरम से 1 है, मतलब मेघालय से भी 2 मेंबर्स आते हैं, नागालैंड से 1 है। इस तरीके से कंपोजिशन डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन साइज। अब यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली का जो पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है तो दिल्ली से 7 मेंबर्स अलॉट होते हैं। और जो जैसे कि अंडमान निकोबार है वहाँ से 1 है, बाकी से वहाँ से होते हैं। तो ये इनका कंपोजिशन है इस तरीके से। अब पढ़ते हैं आगे चल के क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा। अब क्वालिफिकेशन की बात करें राज्यसभा की तो जो है वो इस तरीके से दी गई है कि पहले तो भाई ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए।
दूसरा, ही इज़ नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज नहीं होना चाहिए। दूसरा, ही पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इट इज़ नेसेसरी दैट द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही सीक्स टू कंटेस्ट इलेक्शन ही शुड बी द वोटर ऑफ एनी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द लोकसभा ऑफ दैट पर्टिकुलर, और यूनियन की बात कर रहे हैं तो वहाँ का किसी भी वो स्टेट मतलब वोटर रहा हो उस टाइम पे लोकसभा इलेक्शन में। और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो लोकल लेवल से स्टेट गवर्नमेंट तक की, सेंट्रल गवर्नमेंट तक की बात हो रही है, तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए दैट टाइम पे। एंड मेंबर ऑफ एससीज और एसटीज, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू कंटेस्ट अ सीट रिजर्व फॉर देम, तो इनके लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं इलेक्शंस के टाइम पे, जो कि फिक्स्ड होती हैं। और जैसे कि जो इनके लिए सीट्स फिक्स्ड हैं वो इनको मतलब उन्हीं सीट्स पे यही लोग मतलब कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन, और जैसे एज अ जनरल कैंडिडेट भी लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन फॉर लोकसभा। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एंड ही शुड कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स and he should not hold any office of profit under the government of India, and he should not be bankrupt or declared unsound by any court of law। तो bankrupt का बेसिकली मीन है कि वो दिवालिया ना घोषित किया गया हो किसी भी बैंक से, दिवालिया इन द सेंस कि वो जो उसने लोन वगैरह जो भी लिए हुए हैं वो अनपेड ना हो उस टाइम पे। और ए मेंबर ऑफ एससीज और एसटीज इन स्टेट यूनियन टेरिटरी टू कंटेस्ट अ सीट रिजर्व टू दैम, तो बेसिकली सेम प्रोसीजर है जो कि लोकसभा राज्यसभा में है, तो कि उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाती हैं और वो एज अ जनरल कैंडिडेट भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो टेन्योर ऑफ राज्यसभा, जो ड्यूरेशन है मतलब राज्यसभा की, तो वो क्या होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि पहली बात तो ये जो इलेक्शन जो राज्यसभा है इज अ परमानेंट बॉडी, परमानेंट हाउस है वो, और इसका मतलब ये डिजॉल्व, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, ये डिजॉल्व नहीं होती है। और जो इसका जो टेन्योर बेसिकली जो इसकी फिक्स टाइम है वो वैसे 6 ईयर्स होता है। सेम मतलब इट्स मेंबर आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर एंड एवरी सेकेंड ईयर 1/3 ऑफ इस टोटल मेंबरशिप आर रिटायर्ड एंड द वैकेंसी दस क्रिएटेड इज फिल अप बाय द फ्रेश इलेक्शन और रिनॉमिनेशन। और जो मेंबर्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं रीनॉमिनेशन एंड री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, तो उनको किसी कितने भी बार आप उनको इलेक्ट और री इलेक्ट कर सकते हो और कितनी बार उनको रीनॉमिनेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं टेन्योर ऑफ लोकसभा की। इसका जो नॉर्मल टर्म होता है वो 5 ईयर्स होता है एंड इट्स ऑटोमेटिकली डिजॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पीरियड, तो ये 5 साल के बाद खुद डिजॉल्व हो जाती है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करना होता है, और ये सब अंडर आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में डिफाइन किया गया है। और अब बात करते हैं इसमें एक हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन भी है, जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। इसका जो टेन्योर पीरियड था वो 6 ईयर्स के लिए इंक्रीज कर दिया गया था, मतलब 5 से 6 कर दिया गया था, बट फिर आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको फिर से 5 ईयर्स कर दिया गया। एंड अब बात करते हैं इमरजेंसी पीरियड में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ड्यूरिंग द कि इसको इंक्रीज कर सकते हैं वो ट्वाइस फॉर द नंबर ऑफ फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर एट द टाइम बाय द एट ए टाइम बाय द प्रेसिडेंट, तो इसको प्रेसिडेंट उसके लिए कर सकता है। एंड द टेन्योर फॉर 1 ईयर एट ए टाइम बट द विद इन 6 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ इमरजेंसी एट इट इज नेसेसरी टू होल्ड इलेक्शन, तो उस टाइम पे 6 महीने के अंदर उनको फिर से इलेक्शन होल्ड कराने होते हैं। Thank you all, and I hope all you understand this concept very well.